नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे स्वतंत्रता के बाद शिक्षा आयोग। आज हम लोग पढ़ेंगे यशपाल समिति 1992-93। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा जनार्दन रेड्डी समिति के बारे में अध्ययन किया और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ते हैं यशपाल समिति 1992-93। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया जिसमें देश के 8 शिक्षाविदों को एकत्र किया और उसका अध्यक्ष बनाया प्रोफेसर यशपाल जी को, और इनके नेतृत्व में शिक्षा के विभिन्न स्तर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा और इन्होंने गहन अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। और रिपोर्ट को जो प्रस्तुत किया वो हम जानते हैं यशपाल समिति 1992-93। इस समिति का एक अन्य नाम है या अन्य नाम से भी जानते हैं राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992-93। अगर ये आता है राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992-93 तो इसी को माना जाएगा। 1992 में इस समिति का गठन हुआ और 15 जुलाई 1993 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 15 जुलाई 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट में इन्होंने तो बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन एक विशेष सुझाव या विशेषता के कारण इस समिति को एक अलग ही दर्जा मिला है कि बच्चों को, जो विशेषकर छोटी कक्षा के बच्चों को जो बोझ बस्ता संबंधी बोझ पर इन्होंने एक अपना प्रस्ताव बना के प्रस्तुत किया। और जो इन्होंने अपने समिति में जो बातें बहुत है, लेकिन जो विशेषता है पाठ्यक्रम के भारी बोझ को कम करने के सुझाव दिए। पाठ्यक्रम के भारी बोझ को कम करने संबंधित सुझाव दिए, विशेषकर छोटी बच्चों की कक्षाओं के लिए। जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी उसके टाइटल को भी एक विशेष नाम दिया जो प्रश्न के रूप में अक्सर पूछा जाता है। तो इनकी रिपोर्ट यानी यशपाल समिति की रिपोर्ट के क्या टाइटल थे वो देखते हैं। इनकी टाइटल थी रिपोर्ट की शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के, और इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग विथआउट बर्डन। कहीं कहीं मिलता है एजुकेशन विथआउट बर्डन, यानी जो शिक्षा है बिना बोझ के। पुनः सुन लीजिए, प्रश्न बन के भी आता है कि यशपाल समिति की रिपोर्ट के क्या टाइटल था, यानी क्या उसका टाइटल था या किस नाम से उसका शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विथआउट बर्डन। प्रोफेसर यशपाल के बारे में जानते हैं कि ये बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। ये अपने विशेष गुणों के कारण तो जाने ही जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो जाने जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के स्कूली बैग के बोझ को कम करने से संबंधित जो कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष के रूप में ये जाने जाते हैं। फिर से सुन लीजिए, छोटी कक्षा के बच्चों के बैग के बोझ से संबंधित बनी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अब इनके थोड़ा जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, क्योंकि ये महान व्यक्तित्व के थे। यानी इनके उपलब्धियों को ना जाना जाए, ज्ञान को ना जाना जाए, क्षेत्र को ना जाना जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा उचित नहीं होगा। और अगर बताते हैं तो आपको भी जानने समझने में अच्छा होगा कि कैसे महान व्यक्तित्व को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। देखते हैं, ये एक वैज्ञानिक का इनके अंदर गुण था। ये भौतिकी के विशेष ज्ञाता थे। इन्होंने इसी से पीजी किया था और यूजीसी के अध्यक्ष पद पर रह चुके थे। ये एक वैज्ञानिक थे, भौतिक विषय के ज्ञाता थे और यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ये अध्यक्ष पद पर रह चुके थे, सेवा दे चुके थे। यानी एक वैज्ञानिक है, भौतिकी विषय के ज्ञाता है, यूजीसी से संबंधित इन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए अपनी सेवा दी आदि। आगे देखते हैं, इन्होंने 1949 में पंजाब विश्वविद्यालय से एमए किया भौतिक विषय से। 1949 में पंजाब विश्वविद्यालय से एमए किया। फिर उसके बाद इन्होंने पीएचडी की और फिर ये केंद्र, इन्होंने अंतरिक्ष केंद्र जो अहमदाबाद में था उसके प्रथम निदेशक बने।
यानी अंतरिक्ष संसाधन विभाग या अंतरिक्ष केंद्र के जो अहमदाबाद में स्थित है, वो प्रथम सेवा के रूप में उस संस्थान के निदेशक रूप में अपनी सेवा दी है। फिर उसके बाद ये 1983-84 योजना आयोग के सलाहकार के रूप में सेवा दे चुके हैं। हम इनके जीवन से संबंधित कुछ उपलब्धियों की चर्चा कर रहे हैं कि प्रोफेसर यशपाल कौन थे, उन्होंने क्या ऐसा किया कि उनको समिति का अध्यक्ष बना गया। तो उनके जीवन की जो उपलब्धियां हैं, सम्मान है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। पुनः देख लीजिए, 1983-84 में योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के सलाहकार के रूप में इन्होंने सेवा दी। अगला है 1984 से 86 विज्ञान व तकनीकी विभाग के सचिव पद पर रहे। 1984 से 86 विज्ञान और तकनीकी विभाग के सचिव पद पर रहे। आगे देखते हैं, 1986 से 91 में यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। जैसे अभी कहा है कि ये यूजीसी के अध्यक्ष थे, लेकिन कब से कब तक थे ये चर्चा नहीं हुई थी। अभी चर्चा हो रही है कि 1986 से 1991 तक यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष पद पर सेवा दे चुके हैं। फिर 2007 से 2012 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर सेवा दे चुके हैं। 2007 से 2012 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सेवा दे चुके हैं। अब इनकी कुछ अन्य उपलब्धियां जानते हैं, क्योंकि ये दूरदर्शन से भी जुड़े थे। दूरदर्शन में एक कार्यक्रम था, विज्ञान संबंधी विज्ञान कार्यक्रम था, जिसमें टर्निंग पॉइंट में इन्होंने विशेष योगदान दिया। दूरदर्शन पर विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम आता था, टाइटल था टर्निंग पॉइंट, में इन्होंने विशेष योगदान दिया। इसके बाद इनको कुछ सम्मान भी मिला। इनके इसी सेवा के फलस्वरूप इनको सम्मान मिला। इनको क्या सम्मान मिला उसकी चर्चा करते हैं। 1976 में पद्म भूषण, सन 1976 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद 2013 में पद्म विभूषण, 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2009 में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिला और इसी साल इनको कलिंग पुरस्कार भी मिला। लाल बहादुर शास्त्री एवं कलिंग पुरस्कार 2009 मिला। और इसके बाद जो पुनः बता दें, इनकी रिपोर्ट, इन्होंने शिक्षा के विभिन्न स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद तीनों स्तर के बारे में अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसमें प्राथमिक स्तर, माध्यमिक और उच्च स्तर तीनों स्तर पर अपने सुझाव दिए। लेकिन ये तो सब जो सुझाव दिए वो लगभग हर कमेटी में होता है कि शिक्षा का विकास होना चाहिए, शिक्षक पर ध्यान देना चाहिए इत्यादि। लेकिन जो इन्होंने उस कमेटी में अलग किया उसको हम विशेष रूप से जानते हैं और इस कमेटी को भी उसी विशेषता के कारण अलग दृष्टि से देखा जाता है और ये शिक्षा क्षेत्र में अलग ही जानी जाती है। जिसको जान लीजिए, इन्होंने छोटी कक्षा के बच्चों के अध्ययन संबंधी वातावरण को देखा तो उन्होंने महसूस किया जो छोटे बच्चे हैं वो उनके जो वस्तुओं के बोझ बहुत अधिक है, जिससे उनका व्यक्तित्व है, उनका विकास है, उनकी रुचि है, वो दब रहा है, रुक रहा है। क्योंकि जो बाल अवस्था है वो बच्चों के विकास की अवस्था है, स्वतंत्रता पूर्वक खेलने की अवस्था है, रुचि पूर्वक अध्ययन करने की अवस्था है एवं अपने विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कामों को करने की आवश्यकता है। तो वो उन्होंने महसूस किया कि जो बच्चे हैं उनका व्यक्तित्व दब रहा है। क्यों दब रहा है? जो स्कूली बैग है उसका वजन अधिक है। इसीलिए इन्होंने अपने उस रिपोर्ट की टाइटल का नाम दिया शिक्षा बिना बोझ के। बोझ का मतलब बैग। इनके अनुसार जो बैग का वजन है वो औसतन लगभग 4 किलो तक होना चाहिए। ये भी प्रश्न बनता है कि यशपाल समिति के अनुसार छोटे बच्चों के बैग का वजन औसतन लगभग कितना होना चाहिए? तो लगभग 4 केजी यानी 4 किलो होना चाहिए। और फिर दूसरा प्रश्न एक बार हम दोहरा रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यशपाल समिति का जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ उसका टाइटल या शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ के। और इन्होंने
इन्होंने मतलब यशपाल समिति ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा या उनका विचार था कि बच्चों के लिए स्कूली बैग का जो बोझ है वो तो बुरा है ही है, लेकिन उससे अधिक बुरा है उसका बोझ। अर्थात बच्चों के लिए स्कूली जो बैग है उसका वजन तो अधिक है ही है, लेकिन वजन से अधिक जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको ना समझ पाने का महत्व। अब देखते हैं कि छोटे बच्चे जा रहे हैं और इतना अधिक वजन ले लेते हैं, वो चल ही नहीं पाते हैं, और जो उनका कंधा दर्द करने लगता है, वजन उसका 7 किलो 8 किलो आदि होता है। मोटी मोटी किताबें होती है, मोटी मोटी कापियां होती है और अन्य शिक्षण सामग्री होती है। अब छोटा बच्चा है, मान ली 3 साल का 4 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है, उसको क्या चाहिए? कंधे पर अधिक बोझ चाहिए, दिमाग पर बोझ चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। दिमाग पर स्वतंत्रता रहेगी तो बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक स्कूल जाएगा। जब बस्ते का बोझ अधिक होगा, इन्होंने माना, इस समिति ने माना, जब बस्ते का बोझ अधिक होगा तो बच्चों के अंदर क्या होगा? शिक्षा के प्रति रुझान, रुचि कम होगा, धीरे धीरे वो शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा कि बस्ते का बोझ हल्का होना चाहिए, जिससे बच्चों को ये ना लगे कि बोझ आराम से बस्ता उठाए चल दिए। तो इसीलिए इनको हम विशेष रूप से जानते हैं, बिना शिक्षा बिना बोझ के। आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या जाना। आज हम लोग जो अध्ययन किए, यशपाल समिति के बारे में जाने, जो 1992 में गठन हुआ और 93 में पूरा हुआ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1993 को भारत सरकार को सौंपी और भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया, राष्ट्रीय सलाहकार समिति। उसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी को बनाया। इनके साथ 8 शिक्षाविद भी थे और इस समिति के जो अन्य नाम है वो राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992-93 भी कहा जाता है। यानी यशपाल समिति का अन्य नाम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1992-93। जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसका टाइटल या शीर्षक क्या था? शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विथआउट बर्डन। और इनको विभिन्न क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला है, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न क्षेत्र में इन्होंने अपना व्यक्तित्व को दिखाया है, निखारा है। और जो इनकी रिपोर्ट की विशेषता थी, हम एक लाइन कह सकते हैं, पाठ्यक्रम के भारी बोझ को कम करने के संबंध में इन्होंने सुझाव दिए। जब सुझाव दिए, हम अगले क्लास में जब सुझाव की चर्चा करेंगे तो इनके बातों को, विचारों को, सुझाव को हर क्षेत्र में, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर में इन्होंने क्या कहा उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग अब इनके सुझाव के बारे में अध्ययन करेंगे।